जायंट ट्री हाउस मैजिकल डोर। सुशील अपने नाम की तरह एकदम सुशील था और उसकी बीवी नकचड़ी, चिड़चिड़ी और लालची औरत थी। लॉकडाउन की वजह से सुशील की जॉब चली गई थी। उसकी बीवी शैला आए दिन उसे ताने मारती थी। उसे सपोर्ट करने के बजाय उसके पीछे पड़ी रहती थी। कुछ काम धाम करोगे कि नहीं, या ऐसे ही दिन भर घर में पड़े रहोगे? वो घर का ओनर भी बार बार आ जाता है रेंट मांगने। जरा उसके बारे में तो सोचो। अब क्या करूं मैं? मेरी जॉब चली गई, इसमें मेरी क्या गलती है? दूसरी मिल भी नहीं रही। कोशिश तो कर रहा हूं ना। थोड़ा तो धीरज रखो। तुम्हारे ऐसे बर्ताव से मैं डीमोटिवेट होने लगा हूं। चोरी करो, डाका डालो, चाहे जो भी करो, बस घर में पैसे लेके आओ। अब घर तभी आना जब जेब में पैसे हो। बेचारा सुशील बीवी के फटकार के बाद भारी मन से वहां से जंगल की ओर निकल जाता है, यह सोचकर कि अब वो अपनी जान दे देगा पर घर वापस कभी नहीं जाएगा। पर उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी खत्म होने के जगह बदलने वाली है। खुद के घर में खुद की कोई इज्जत नहीं है। लानत है ऐसी जिंदगी पे। अब और नहीं जीना मुझे। चलते चलते सुशील की नजर एक अजीब से दिखने वाले पेड़ पर जाती है। वो बाकी पेड़ के मुकाबले बहुत ही बड़ा और सुंदर होता है। सुशील कहता है, इतना बड़ा पेड़, अब इस पे चढ़ता हूँ और नीचे कूदकर अपनी जान दे देता हूँ। सुशील बड़ी मुश्किल से गिरते संभलते उस पेड़ पर चढ़ता है और ऊपर का नजारा देखते ही वो जिस काम के लिए आया था वो भूल जाता है। उस पेड़ के ऊपर एक बड़ा सा दरवाजा था जो सुशील के एक मुस्कान पर खुल गया, पर अंदर का नजारा देखे नहीं बनता था। सोना, चांदी, हीरे, मोती, ना जाने क्या क्या था वहां। खजाने का भंडार था वहां पे। क्या मैं पेड़ पर चढ़ते चढ़ते गिरकर मर तो नहीं गया? बिना मरे स्वर्ग सा नजारा देखना मुमकिन नहीं। हाँ, जरूर मैं मर चुका हूँ। सुशील की बातें सुन वहां एक भयानक हंसी गूंजती है। मूर्ख प्राणी, तुम मरे नहीं हो। तुमने जादुई दरवाजा पार कर लिया है और मैं इस जादुई दरवाजे का रक्षक हूँ। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, या तो सुकून की जिंदगी चुनो या तो यहाँ से खजाना ले जाओ। मुझे ये खजाना नहीं चाहिए। मुझे तो बस चैन और सुकून की जिंदगी चाहिए। राक्षस बड़ा हैरान हो जाता है। वो सुशील के पीछे पड़ जाता है कि वो खजाना ले जाए, पर सुशील एक नेक इंसान था इसलिए वो मना कर देता है। राक्षस उस पे बड़ा खुश हो जाता है। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बड़ा खुश हूँ। ये थोड़ा सा सोना ले जाओ, मेरी तरफ से तोहफा मेरे इस दोस्त के लिए। बस मुझसे मिलने आया करना। तुम जैसे लोग आजकल देखने को नहीं मिलते। आज तक सिर्फ लालची लोगों से पाला पड़ा है मेरा। राक्षस के बहुत कहने पर सुशील वो तोहफा लेकर और फिर से मिलने आने का वादा करके वहां से चला जाता है, पर उसे पता नहीं होता कि उन दोनों के अलावा और कोई भी वहां था जो ये सब देख रहा था। घर पहुंचते ही शैला सुशील को सवालों के घेरे में ले लेती है। कहाँ गए थे, क्या किया, कुछ मिला कि नहीं, और न जाने क्या क्या। सुशील उस सोने का इस्तेमाल कर नया बिजनेस शुरू करता है और कुछ सोना लॉकडाउन में पीड़ित लोगों की मदद के लिए खर्च करता है, जिसे देख शैला आग बबूला हो उठती है। वो कहती है, मुझे देने के लिए तो तुम्हारे पास पैसे नहीं और चले लोगों को बांटने। पहले ही कह देती हूँ, मुझसे ये ना देखा जाएगा। फकीर हो तुम, राजा बनने की कोशिश मत करो। पर सुशील अपनी अच्छाई से बाज कहाँ आने वाला था। वो ईमानदारी से अपना काम करता और मेहनत की रोटी खाता और याद से अपने नए दोस्त को मिलने भी जाता, पर हमेशा खाली हाथ ही वापस आता। लेकिन एक दिन अचानक कुछ अनहोनी सी हो जाती है। हाय राम, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा चेहरा, मेरा पूरा बदन, उफ, ये जलन। ये क्या हो गया तुम्हें? ये कोड़ कैसे आ गई तुम्हारे बदन पे? शांत हो जाओ और मुझे बताओ क्या हुआ है। जी, वो मैं उस जायंट ट्री हाउस मैजिकल डोर के अंदर गई थी। मुझे भी उस गंदे राक्षस ने दो ऑप्शन दिए थे। मैंने उसमें से खजाना चुना, पर मैंने गलती कर दी। मेरे खजाने के हिस्से के साथ थोड़ा और सोना मैंने चुराना चाहा। बस उसी लालच की सजा मिली है मुझे। पर तुम्हें वहां का पता कब चला और कैसे? नहीं समझे दोस्तों,
जो तीसरा इंसान राक्षस और सुशील की बातें सुन रहा था वो और कोई नहीं शैला थी, जो अपने पति का पीछा करते करते वहां जा पहुंची थी। सुशील को पूरी बात पता चलते ही वो उसे मैजिकल डोर लेकर गया और अपने दोस्त से शैला को माफी देने की जिद पकड़ी। वो राक्षस कहता है, देखो दोस्त, ये तुम्हारी बीवी है इसलिए मैं इसे माफ करता हूँ, पर अगर इसने जिंदगी में फिर से लालच किया तो फिर से इसके साथ ऐसे ही होगा। अगर इसने अपना स्वभाव नहीं बदला तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये समझ लो कि ये श्राप मिला ही इसे, इसके लालची स्वभाव के लिए। नहीं नहीं, अब मैं पूरी तरह सुधर जाऊंगी, बिल्कुल भी लालच नहीं करूंगी, जो है जैसा है उसमें खुश रहूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर ऐसा है तो जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, पर अपनी बात से पलटना मत, वरना। शुक्रिया दोस्त, जैसे तुमने कहा था मैं सच में सुकून की जिंदगी जीऊंगा। सच में इस मैजिकल डोर ने अपना मैजिक दिखा ही दिया। न्यू ईयर रंगोली कंपटीशन। आजकल का जमाना स्त्री पुरुष समानता का है। जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती है, पर कभी कभी उल्टा भी होता है जनाब। ओए कमाल, तूने सुना अगले हफ्ते हमारे सोसाइटी में रंगोली कंपटीशन है, तुझे जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। हाँ हाँ भाई, मुझे पता है, पर मेरे उतावले घोड़े नोटिस तो पूरी पढ़ ले, वो कंपटीशन सिर्फ लड़कियों के लिए है। धैत तेरी, ये सिस्टम ही अजीब है। लड़कियों को हर फील्ड में पार्टिसिपेट करने देते हैं, पर हम लड़कों को नहीं। पर मुझे लगता है तुझे कुछ भी करके इसमें भाग लेना चाहिए। प्राइज मनी भी अच्छी है और तुझसे ज्यादा अच्छी रंगोली तो इस सोसाइटी में और कोई नहीं निकाल सकता। सुनील की बात सुनकर कमाल की भी बेहद इच्छा होती है कंपटीशन में भाग लेने की, पर क्या करता, रूल्स के खिलाफ जाना बड़े हिम्मत की बात होती है, इसलिए उसने बात को वही छोड़ दिया। चलो चलो यार, जल्दी करो, रंगोली कंपटीशन है, फैशन शो नहीं है जो तुम इतना मेकअप शेकअप कर रही हो। रंगोली का सामान लो और निकलो यहाँ से, स्टूपिड गर्ल्स। हाँ हाँ, अच्छा दिखना भी तो जरूरी है ना। अगर जीत गए तो न्यूज़पेपर में फोटो छपेगी, पर तुझे क्या, तू कितना भी मेकअप कर ले सेम ही दिखेगी। ऊपर से तेरे जीतने के चांसेस ना के बराबर है। आई बड़ी ज्ञान देने वाली। सोसाइटी की लड़कियों में बड़ा ही जोश छाया हुआ था। हर कोई जीतने के लिए तैयारी कर रहा था। तभी सेक्रेटरी कहता है, हेलो एवरीवन, आज का ये कंपटीशन हमारे सोसाइटी के लड़कियों को और उनके टैलेंट को प्रोत्साहन देने के लिए है, इसलिए बिना झिझक सब लड़कियां इसमें भाग ले सकती है। ऑल द बेस्ट। तभी वहाँ सुनील एक लड़की के साथ आता है। वो देख सभी हैरान हो जाते हैं। अरे ये लड़की कौन है? अपनी सोसाइटी की तो नहीं लगती, क्या ये भी पार्टिसिपेट करेगी? अरे लड़कियों, ये मेरी बहन है कमला, ये यहाँ पढ़ने आई है, इसलिए ये यही रहेगी, तो उस हिसाब से पार्टिसिपेट कर सकती है ना। अभी तुम्हारा केबीसी खेल के हो गया तो कंपटीशन शुरू करे। सब लड़कियां अपनी अपनी प्लेस पर रंगोली बनाना शुरू कर देती है। नैना कहती है, यार मेरी रंगोली तो वैसे एकदम गजब की बनी है, पर वो उस नई लड़की कमला की रंगोली का तो कोई जवाब ही नहीं। उसकी रंगोली का कचरा करना पड़ेगा, वरना मेरे जीतने के चांसेस ही नहीं। ओए नैना की बच्ची, तेरे शैतानी दिमाग में जरूर कोई खुरापात शुरू है ना। कभी तो ईमानदारी से कोई काम कर। वैसे कमला ने सच में अच्छी रंगोली बनाई है, मानना पड़ेगा। सोनिया की वजह से नैना कुछ गड़बड़ नहीं कर पाती और थोड़ी ही देर में जजेस कंपटीशन का रिजल्ट सुनाते हैं। और इस कंपटीशन की विनर है कमला। कांग्रेचुलेशंस कमला। क्या बात है बे, मुझे पता था तू ही जीतेगा। क्या मतलब है जीतेगा? वो जरा कुछ नहीं, वो बस गलती से मिस्टेक हो गई, माफ कर दो फुलन देवी। सुनील की बात सुनकर नैना को कमला पे शक होता है और वो उसे घूरने लगती है। जैसे ही कमला प्राइज लेने के लिए स्टेज पर पहुंचती है, नैना शैतानों की तरह मुस्कुराने लगती है। ये कमला तो काफी टैलेंटेड है, इसका हिडन टैलेंट सबके सामने लाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, मुझे बेहद खुशी है कि कमला ये कंपटीशन जीत गई। मुझे आपके सामने कमला का और एक टैलेंट दिखाना है। सो आर यू रेडी गाइस? जैसे ही सारे लोग यस रेडी बोलते हैं, नैना कमला के बाल एक झटके में खींचती है और वो उसके हाथ में आ जाते हैं। सबको पता चल जाता है कि वो कोई लड़की नहीं
बल्कि उनके ही सोसाइटी का लड़का कमाल है, जो लड़की बन के कॉम्पिटिशन में उतरा था। अरे ये सब क्या है? अरे रे रे, ये कौन है? उप्स, ये चीटिंग है, ये विनर नहीं हो सकता। शेम शेम। जी हाँ, नकली बाल थे वो, क्योंकि वो कमला लड़की थी ही नहीं, वो तो कमाल था। बस करो सब। क्या हुआ कि वो एक लड़का है, उसका टैलेंट तो असली है ना। उसने उसमें तो कोई चीटिंग नहीं की ना। उसकी रंगोली हम सबसे सुंदर है और प्राइज टैलेंट देख के मिलना चाहिए, ना कि लड़की या लड़का देखकर। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो बोलो। हाँ, बात तो सही है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक लड़का जीत गया। ये तो अद्भुत है। कहा ये रूल्स के खिलाफ होगा। विनर तो टैलेंटेड ही होना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का। मुझे माफ कर देना, पर क्या करूं, मुझे इस प्राइज की जरूरत भी थी और मुझ में इतना टैलेंट भी था कि मैं जीत सकूं। इसलिए मैं कमाल नहीं, कमला बन के आया इस कंपटीशन में। सॉरी, दिल से सॉरी। दोस्तों, मैंने जजेस से बात की। उन्होंने कहा कि कमाल के रंगोली से बेहतर और किसी की रंगोली नहीं है। उनका कहना यह भी है कि प्राइज टैलेंट को दो, लड़का या लड़की को नहीं। इसलिए हम सब ने ये डिसाइड किया है कि कमाल को इस कंपटीशन का विनर घोषित किया जाता है और आज के बाद यहाँ कोई भी कंपटीशन सिर्फ लड़का या लड़कियों के लिए नहीं ली जाएगी, ये सबके लिए होगी। आज हम सबको एक नया सबक सीखने को मिला है दोस्तों, इसलिए सब कमाल के लिए तालियां बजाओ। सब लोग सेक्रेटरी की बात मान लेते हैं और कमाल के लिए बधाई देते हैं। क्या बात है कमाल, तुम रंगोली बनने में तो क्या, लड़की बनने में भी एक्सपर्ट हो। वैसे बड़े क्यूट लग रहे थे लड़की बनकर। अब मैं इतना भी कोई खास नहीं। चलो, आज ये तो पता चला कि हमारे सोसाइटी लड़के लड़कियों से कुछ कम नहीं है। तो दोस्तों, आज के जमाने में लड़के भी काफी काम लड़कियों से अच्छे कर सकते हैं। आखिर में नैना ने अपनी गलती मान ली और कमाल से माफी मांगी। अंडरग्राउंड गोल्डन नागिन। भद्रनाग नाम के गांव में प्रमोद नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत अमीर था। वो अमर रहना चाहता था और इस अमर बनने के चक्कर में वो दुनिया में हर कोने में जाकर हर उस चीज को करता जो उसे पता चलती थी, लेकिन फिर भी उसका समाधान नहीं होता। फिर एक दिन उसका एक दोस्त बाबूलाल उसके घर आता है और वो कहता है, अरे यार प्रमोद, अमर बनने के चक्कर में तू इतना क्यों घूम रहा है? तेरा इस तरह घूमकर कोई फायदा नहीं यार। अरे यार, तो फिर मैं क्या करूं? मुझे किसी भी हालत में अमर बनना है। अमर होने के लिए तुझे सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। क्या तू वो करेगा? अरे यार, अमर होने के चक्कर में मैंने पूरी दुनिया घूम डाली। अब तू ही बता, क्या वो काम मैं नहीं करूंगा जो तू बोलेगा? बोल, क्या करना होगा? हमारे गांव से कुछ कोस दूर काली पहाड़ी पर जो गुफा है, उस गुफा में अंडरग्राउंड में गोल्डन नागिन रहती है। तूने अगर उस नागिन को अपने वश में करके उससे वो गोल्डन मनी मांग लिया तो उस मनी से तू हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। क्या तू सच कह रहा है? अरे यार, झूठ तो मैं कभी बोलता ही नहीं। तो फिर तय रहा बाबूलाल, तू भी मेरे साथ चलेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना प्रमोद, ये करना जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इस काम में जान भी जा सकती है। प्रमोद और बाबूलाल मन बनाकर उस गुफा में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों थक कर गुफा के बाहर आराम करने बैठते हैं, एक बहुत बड़ा राक्षसी कीड़ा गुफा के अंदर से आता है। उसे देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं, लेकिन हिम्मत करके उस राक्षसी कीड़े से बचकर दोनों उससे लड़ते हैं। लड़ते लड़ते बाबूलाल के पेट में वो राक्षसी कीड़ा अपना डंक घुसा देता है, जिस वजह से बाबूलाल वहीं पर मर जाता है। प्रमोद कहता है, बाबूलाल, नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो गया? मैंने तुझे मेरे साथ आने के लिए नहीं कहना चाहिए था यार। तू मेरे लिए मर गया, लेकिन मैं इसका बदला लेकर रहूंगा बाबूलाल। प्रमोद अपनी पूरी ताकत से उस राक्षसी कीड़े से लड़ता है और अपने पास रखी एक तलवार से उस कीड़े को मार देता है। और इस तरह से प्रमोद उस कीड़े को मारकर अपने दोस्त बाबूलाल की मौत का बदला ले लेता है।
प्रमोद वहां से आगे बढ़ता है और अंडरग्राउंड में जाता है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं दिखता। वो काफी देर तक सोचता है कि आगे क्या करे। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा पक्षी आ जाता है। वो इतना बड़ा होता है कि पूरी गुफा की दीवारों को उस पक्षी के पंख लगते हैं। पक्षी की आंखें लाल लाल होती है। वो बहुत गुस्से में होता है और प्रमोद को देखकर उस पर झपट पड़ता है। उस पक्षी से वो लड़ने लगता है। आखिर प्रमोद अपनी चालाकी से उस पक्षी के ऊपर चढ़ता है और उसे तलवार से मार देता है। वो पक्षी वहीं पर मर जाता है। चलो, ये पक्षी तो मर गया, लेकिन वो गोल्डन नागिन कहाँ मिलेगी? प्रमोद गोल्डन नागिन को ढूंढते ढूंढते धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी उसके सामने वो गोल्डन नागिन आती है। उसे देखकर प्रमोद की आंखें अंधी सी हो जाती है, क्योंकि वो नागिन गोल्डन होती है और वो बहुत चमकती रहती है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? मैं या तो मरूंगा या मारूंगा नागिन। अच्छा, तुम अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हें तो समझ ही लेना चाहिए। इतना घमंड अपनी बहादुरी पर ठीक नहीं होता। लेकिन बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे अमर बनना है गोल्डन नागिन, और अमर बनने के लिए तुम्हारे गोल्डन मनी की जरूरत है। तुम्हारी इतनी हिम्मत है इंसान, तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। गोल्डन नागिन गुस्से से प्रमोद से लड़ने लगती है और उसे काटने के लिए कोशिश करती है, लेकिन प्रमोद अपनी बहादुरी से हर वक्त उससे बचता जाता है। लेकिन इंसान अपने घमंड से जीता है कभी? प्रमोद नागिन से लड़ते लड़ते एक बार उसके चपेट में आ ही जाता है और गोल्डन नागिन उसे अपने सुनहरे दांतों से काट लेती है और प्रमोद वहीं पर मर जाता है।